गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत में वायसराय। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने गवर्नर जनरल के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि भारत के वायसराय के शासन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, किस वायसराय के शासन काल में कौन सी घटनाएं घटी। हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो वायसराय हैं हम लोग सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे और सभी घटनाओं की बात ना करके सिर्फ हम उन्हीं घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सारी बातें एक जैसे नहीं होती हैं, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बात को आप अनदेखा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो वायसराय के बारे में बात करेंगे वो वायसराय कैनिंग से लेकर के और एल्गिन सेकेंड तक का वो वायसराय का चर्चा होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एल्गिन सेकंड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग से। चलिए, तो आज का हमारा जो फर्स्ट जो वायसराय होंगे वो होंगे लॉर्ड कैनिंग। आज के हमारे जो फर्स्ट वायसराय होंगे वो होंगे लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंतिम गवर्नर जनरल, आप ऐसे समझिए, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल के दौरान 1857 का क्रांति हुआ। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया 1858 में, जिसमें कि पावर को ट्रांसफर किया गया। कंपनी से पावर अब क्राउन तक चला गया, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन ने इस पावर को अपने हाथों में ले लिया, डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। पहले कंपनी का शासन था, अब ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश शासन का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो हमारा लॉर्ड कैनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से क्या है, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा प्रथम वायसराय। ये कई बार पूछा गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन और प्रथम वायसराय कौन, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहले हम इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल 1858 से लेकर के 1862 तक था। चलिए, अब हम बात करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में अथवा उनके कार्यकाल में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट घटनाओं को लेकर चलना है, सारी चीजों को लेकर नहीं चलना है। बाकी चीज हम लोग अदर वीडियोस में हम लेकर आएंगे। चलिए, पॉइंट नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखिए, पहली बार भारत में आयकर लागू किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनकम टैक्स जो ये चीज है ये भारत में किस वायसराय के शासनकाल में आया, तो वो था जवाब है वो आपका लॉर्ड कैनिंग है। तो भारत में प्रथम बार, आप ऐसा समझिए कि प्रथम बार, ठीक है ना, आयकर लागू किया गया। आयकर लागू किया गया, ये सारी बातें लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ। चलिए, लागू हुआ, भारत में प्रथम बार आयकर लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जैसे कि सरकार में ना पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो जैसे कि रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये पोर्टफोलियो कहलाता है। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था भारत में सबसे पहले लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। चलिए, है ना, इसको इंग्लिश में भी आप पढ़िए तो बेहतर होगा, पोर्टफोलियो, ठीक है ना। चलिए, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। पोर्टफोलियो व्यवस्था जो हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया। देखिए, इसमें 2 एक्ट आया जो कि इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है ना। ऐसे तो एक्ट बहुत सारे आए, बहुत सारे अधिनियम आए, लेकिन सारे अधिनियम एक जैसे नहीं है। इसमें एक एक्ट आया जिसका नाम था हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है ना। हाई कोर्ट एक्ट 1861, एक जो आया वो हाई कोर्ट एक्ट आया, है ना। वो आया, हाई कोर्ट एक्ट जो आया था वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान आया था 1861 में। और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो इसमें जो एक्ट आया था वो था आईपीसी, इंडियन पेनाल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता, इसको अगर पूरा अगर कहें हिंदी में तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, भारतीय दंड संहिता। ये कई बार पूछा गया है, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ घटनाओं के साल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हाईकोर्ट एक्ट कब लागू किया गया, 1861 में। जो भारतीय जो दंड संहिता है, इसको हम इंग्लिश में इंडियन पेनाल कोड कहते हैं, ठीक है ना, ये कब लागू हुआ, 1860 में। तो ये सब बातें जो हैं वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान घटित हुई है। चलिए, तो लॉर्ड कैनिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आते हैं लॉर्ड एल्गिन, ठीक है ना। हमारा जो है वो लॉर्ड एल्गिन द फर्स्ट, इसको इंग्लिश में ना पढ़ेंगे तो द फर्स्ट करके पढ़ेंगे। चलिए, अब हमारा है अगला लॉर्ड एल्गिन। अब हमें ये देखना है कि लॉर्ड एल्गिन द फर्स्ट, और हिंदी में कहें तो प्रथम, ठीक है ना।
लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में क्या हुआ, चलिए अभी बात हुआ है कि 1861 ईस्वी में हाईकोर्ट एक्ट आया, एक्ट तो आ गया 1862 ईस्वी में, है ना, मुंबई, जिसको पहले बंबई था ना, बंबई, कोलकाता और मद्रास में हाईकोर्ट का गठन किया गया। हालांकि कुछ स्रोतों में आप 1865 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक जवाब है कि दिल्ली, सॉरी, बंबई हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट का गठन किस वर्ष हुआ, तो एकदम आप निश्चिंत रहिए इसके लिए कि 1862 वो वर्ष था। तो चलिए 61 में तो एक्ट आया था और 62 में क्या हुआ, ये तीन जगहों पर हाईकोर्ट का गठन किया गया और ये गठन हुआ लॉर्ड एल्गिन द फर्स्ट के कार्यकाल के दौरान। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनका, चूंकि देखिए इनका कार्यकाल बहुत लंबा समय तक नहीं था, इनकी अचानक मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु भारत में हुई थी। एक इंपॉर्टेंट बात है, लॉर्ड एल्गिन द फर्स्ट की जो मृत्यु हुई थी वो भारत में हुई थी। चलिए, तो पहले क्या हुआ कि आप ऐसे समझिए कि बंबई, सॉरी, इनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, ठीक है ना, चलिए बंबई, चलिए कलकत्ता तथा मद्रास, ठीक है ना, हाई कोर्ट का गठन किया गया, हाई कोर्ट का गठन किया गया और वो वर्ष था 1862 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एल्गिन की मृत्यु भारत में हुई, हमें ये याद रखना है, एल्गिन द फर्स्ट की मृत्यु भारत में हुई। चलिए अब एल्गिन के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं जॉन लॉरेंस। अब हमारा अगला जो आपको मिलेंगे वो होंगे जॉन लॉरेंस। चलिए, अब जॉन लॉरेंस का जो कार्यकाल था वो 1862 से, सॉरी 1864 से लेकर के 69 तक था। जॉन लॉरेंस का जो कार्यकाल था वो 1864 से लेकर के 1869 तक था। देखिए जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में क्या हुआ, इसमें इनके कार्यकाल में एक तो पहले भूटान युद्ध हुआ, ठीक है ना, भूटान के साथ युद्ध हुआ। तो भूटान युद्ध का वर्ष क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भूटान युद्ध जो हुआ था वो 1865 में हुआ था। अच्छा, दूसरा क्या हुआ था, इनके कार्यकाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन हुआ था 1866 में। चलिए, एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, इलाहाबाद, है ना, हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था और वो जो था वर्ष जो था 1866 था। चलिए, इनके कार्यकाल में एक और इंपॉर्टेंट बात हुई, स्कॉलरशिप, ठीक है ना, छात्रवृत्ति जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, स्कॉलरशिप, ठीक है ना, व्यवस्था शुरू किया गया, है ना, जिसको आप छात्रवृत्ति कहते हैं। चलिए, छात्रवृत्ति, ठीक है ना, स्कॉलरशिप व्यवस्था की शुरुआत हुई किसके कार्यकाल में, तो वो थे जॉन लॉरेंस। चलिए, ये तो जॉन लॉरेंस के बारे में बात हो गया। अब हम आगे बात को लेके चलते हैं। तो लॉरेंस के बाद आते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड मेयो, वो आते हैं लॉर्ड मेयो। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट वायसराय हैं जिनके कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटित हुए और ये सारी घटनाएं जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि भूटान युद्ध कब हुआ, तो 1865। भूटान युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो थे जॉन लॉरेंस, है ना। आयकर विभाग, जो आयकर जो चीज है वो किसके कार्यकाल में लागू किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बंबई हाई कोर्ट का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये कार्यकाल था क्या कहते हैं, लॉर्ड एल्गिन द फर्स्ट, उस साल था 1862। तो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। हालांकि घटनाएं तो और भी घटित हुई, बात इतना ही नहीं है। अगर आप एक किताब की बात करेंगे तो बहुत सारे घटनाओं का आपको एक चैनल मिलेगा, लेकिन सारे घटनाएं, सारी बातें एग्जाम्स के लिए फिट नहीं होती हैं। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ बात को आप अनदेखा कर सकते हैं। अब सारी बातें तो नहीं पढ़ सकते, आपको सिलेक्टिव होना होगा। चलिए, लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर के 1872 तक था। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से 1872 तक था। देखिए, लॉर्ड मेयो के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये भारतीय जो राजवाड़े थे इनके बीच ये काफी लोकप्रिय थे। इन्होंने भारतीय राजवाड़ों के पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज भी खोला था। मेयो कॉलेज के बारे में कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, या तो इसमें बहुत अमीर व्यक्ति पढ़ेगा, जो अमीर घराना का होगा वो पढ़ेगा, या तो सुपर इंटेलिजेंट पढ़ेगा। बस इसमें केवल दो ही व्यक्ति पढ़ सकते हैं, तीसरे का कोई जगह नहीं है। या तो आप बहुत अमीर हो, बहुत सुपर रिच हो, या आप सुपर इंटेलिजेंट हो। बस ये दोनों के लिए ही ये कॉलेज है, बाकी के लिए कॉलेज नहीं है। तो चलिए, लॉर्ड मेयो, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारतीय राजवाड़ों के बीच लोकप्रिय, भारतीय राजवाड़ों के बीच ये लोकप्रिय थे लॉर्ड मेयो। चलिए, इन्होंने क्या किया, अच्छा, अजमेर में मेयो कॉलेज खोला, अजमेर में
मेयो कॉलेज की स्थापना हुई? चलिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। अगला बात क्या हुआ, इनके कार्यकाल में ना कृषि विभाग का गठन किया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कृषि विभाग का गठन किया गया। इसके बाद क्या है, देखिए भारतीय सांख्यिकी विभाग, ठीक है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या उस समय नाम था स्टैटिस्टिकल नाम क्या था, स्टैटिस्टिकल सर्वे, ठीक है ना, ऑफ इंडिया। इसको अगर हम कहें तो सांख्यिकी विभाग, ठीक है ना, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, ठीक है ना, सर्वेक्षण विभाग, ठीक है ना, की स्थापना हुआ। और ये बात किसके समय में हुआ था, ये बात लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ये सारी बातें लॉर्ड मेयो के समय में है। भारतीय राजवाड़ों के बीच लोकप्रिय थे। इन्होंने क्या किया, अजमेर में, ये इंपॉर्टेंट है कि मेयो कॉलेज कहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वाइटल है, ठीक है ना। जो मेयो कॉलेज है वो अजमेर में है। चलिए, कृषि विभाग का जो गठन हुआ था वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का जो स्थापना हुआ था ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ये सारी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन, इस दिशा में पहला कदम है ना। इस मतलब आप ऐसे समझिए कि जो पहल किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन का, मतलब है कि अब पैसे एक हाथ में नहीं होकर के ये केंद्र से आज क्या व्यवस्था है, आज आपका फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का व्यवस्था है। केंद्र जो पैसा संग्रह करता है और वो राज्यों में उनके योगदान के अनुसार वो वितरित करता है। यही बात लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया था। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो हुई थी, ठीक है ना, आर्थिक विकेंद्रीकरण आप इसको कहिए, या वित्तीय, जो आप हिंदी कह ले, वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है कि किस वायसराय की हत्या, नॉट डेथ तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट का भी हुआ है भारत में, ठीक है ना। जो हत्या हुआ था है ना, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जो हत्या हुआ था, एक कैदी जिसका नाम था शेर अली द्वारा, ठीक है ना, जो कैदी था उसके द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया गया था पोर्ट ब्लेयर में। तो लॉर्ड मेयो का हत्या हुआ था पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुआ था लॉर्ड मेयो का। और किसके द्वारा हुआ था, एक कैदी था जिसका नाम था शेर अली द्वारा। चलिए, तो शेर अली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्ट ब्लेयर में हत्या लॉर्ड मेयो का। ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को, ये बात नहीं पूछता है कि किसके द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या की गई, लेकिन ये बात जरूर आता है कि किस वायसराय की हत्या भारत में कर दी गई थी। बस पोर्ट ब्लेयर भी नहीं देगा, इतना डीप में नहीं जाता है। भारत में किस वायसराय की हत्या हुई थी, तो इसका सीधी आंसर है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कौन कौन सी घटना घटी है ना, ये तो पहले मेयो कॉलेज का स्थापना हुआ, कृषि विभाग का गठन किया गया है ना, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, और पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है ना, और क्या कहते कि पोर्ट ब्लेयर में, मतलब लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई। चलिए, ये तो लॉर्ड मेयो की बात हो गई। अब हम आगे आते हैं तो हमें मिलते हैं, चलिए, नॉर्थ ब्रुक। अब नॉर्थ ब्रुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा समझिए। चलिए, अब नॉर्थ ब्रुक के बारे में आते हैं, देखते हैं कि नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में क्या क्या घटना घटा। नॉर्थ ब्रुक का जो कार्यकाल है वो 1872 से लेकर के 1876 तक है। चलिए, ठीक है, देखिए इनके कार्यकाल में ना कुका आंदोलन हुआ था। कुका आंदोलन पंजाब में धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, ठीक है ना। तो अभी तो इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे दूसरे वीडियो में, केवल मैं घटना के बारे में बता रहा हूं जो कि एक विशेष वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटित हुआ था। तो चलिए, नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में क्या हुआ, कुका आंदोलन का दमन। कुका आंदोलन कहाँ का था, बस सिर्फ आप इतना जान लीजिए, कुका आंदोलन जो था वो पंजाब का था, ठीक है ना। ये पंजाब में आंदोलन था, इसको दबा दिया गया का दमन। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है ना, दूसरा बात है प्रिंस ऑफ वेल्स। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स ये का भारत आगमन, चलिए, ये हुआ था, ये घटना घटा था 1872 में, और ये घटना घटा था 1875 ईस्वी में।
देखिए नॉर्थ ब्रुक जो थे ना वो रिजाइन मार के गए थे, अफगान प्रश्न पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन सा वायसराय इस्तीफा दे दिया था, तो उसका जवाब होगा नॉर्थ ब्रुक। चलिए, तो अफगान प्रश्न पर अगर सीधा सीधी बात कहें, अफगान प्रश्न पर, ठीक है ना, चलिए नॉर्थ ब्रुक का इस्तीफा, नॉर्थ ब्रुक का इस्तीफा, बस आप सिर्फ इतना जानिए, नॉर्थ ब्रुक का इस्तीफा। चलिए नॉर्थ ब्रुक के बाद हम आते हैं तो हमें मिलते हैं लॉर्ड लिट्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये कुख्यात, ये है ना, ये कुख्यात थे, इन्होंने सारे वैसे काम किए हैं जो कि भारतीयों के हित में नहीं थे। चलिए, इनका जो कार्यकाल था 1876 से लेकर के 1880। चलिए देखते हैं लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे पहले इनके कार्यकाल में ना दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार में जो विक्टोरिया थी उनको कैसर हिंद का उपाधि दिया गया। सबसे दुखद बात क्या है कि इसी समय, है ना, बहुत भारत में जगह जगह पर भयंकर अकाल हुए थे। तो इस अकाल के दौरान चूंकि बहुत बड़ा खर्च किया गया, दिल्ली दरबार आयोजन किया गया, लोग एक तरफ मर रहे थे, एक तरफ दिल्ली दरबार का, तो लोगों में क्या हुआ, एंगर हुआ, लोगों में एंगर हुआ। चलिए, तो लिट्टन के कार्यकाल में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन, पहला तो चीज हुआ दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। चलिए, और ये जो बात हुआ था 1877 में हुआ था, 1 जनवरी 1877 में हुआ था। और इसी में क्या हुआ ना कि विक्टोरिया को, है ना, विक्टोरिया को कैसर ए हिंद, है ना, विक्टोरिया को कैसर ए हिंद, ये इसको और पढ़ा जाए कैसर ए हिंद, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में अगर हम कहते हैं, ठीक है ना, अगर इंग्लिश में कहते हैं इंप्रेस ऑफ इंडिया, इंप्रेस ऑफ, चलिए, इंडिया का उपाधि दिया गया, का उपाधि प्रदान किया गया। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में आते हैं। देखिए 1878 में 2 घटनाएं घटी। पहली घटना घटी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए, एक इंपॉर्टेंट प्रेस एक्ट था वर्नाकुलर, इसको हिंदी में भी आप यही पढ़िएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना, यह 1878 में लाया गया। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक एक्ट था जिसके तहत जो देसी भाषा में, जो देसी यहाँ के जो लोकल भाषा है, इसमें न्यूज़पेपर जो छपने वाले थे, तो न्यूज़पेपर में क्या आपको छापना है, न्यूज़पेपर में आपको कौन सा मैटर छापना है, इसके लिए आपको मतलब अंग्रेजी हुकूमत से अनुमति लेना था। अब ये तो बहुत ही चीज, चूंकि अब देखिए, अब अंग्रेजी हुकूमत कभी भी अपने खिलाफ छपने वाली चीजों को परमिशन नहीं देगी। जाहिर सी बात है, अगर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगर आपको कुछ भी लिखना है, इसके लिए आपको अंग्रेजी हुकूमत से ही आपको परमिशन लेना होगा, और ये परमिशन कभी आपको मिलने वाला है नहीं। देखिए एक इंपॉर्टेंट, अब हम चलते एग्जाम की ओर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये केवल देसी भाषाओं पर लागू होने वाले थे, ये केवल देसी भाषाओं पर लागू होने वाले थे, मतलब इंग्लिश पर नहीं, देसी भाषाओं पर ये सिर्फ लागू होने वाला एक्ट था, ठीक है ना। चलिए, इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, आज भी ये छपता है, ठीक है ना, पहले ये बंगाला में छपता था तो देसी भाषा था, तो इस एक्ट से बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया, मतलब पहले बांग्ला में छपता था, अब इंग्लिश में छपने लगा, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंग्लिश के लिए था नहीं, ये देसी भाषाओं के लिए था। अब इस एक्ट से आपको बचना है तो या तो आप अंग्रेजी की तरफ जाइए, और नहीं तो आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो इस एक्ट से बचने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलिए, इस एक्ट से बचने के लिए, इस एक्ट से बचने के लिए, चलिए, अखबार का नाम क्या था, अमृत बाजार पत्रिका, ये न्यूज़पेपर था, ठीक है ना, पत्रिका, चलिए, ने अपना भाषा बंगाली से, है ना, इंग्लिश, ठीक है ना, अपना भाषा बंगाली से इंग्लिश बदल दिया। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और आज भी अब बांग्ला में अब नहीं छपता है, आज भी ये इंग्लिश में ही छपता है। अमृत बाजार पत्रिका जो न्यूज़पेपर आज भी अब जो निकलता है वो इंग्लिश में ही निकलता है। तो चलिए, एक बहुत कुख्यात प्रेस एक्ट लागू किया गया और है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको बाद में हम लोग देखेंगे कि रिपन ने इसको हटा दिया था, लिट्टन ने लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, तो रिपन, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया, तो लिट्टन।
लिटन और रिपन हमको याद रखना है, याद हो जाएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए, तो ये पहला बात था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए आगे की बात देखते हैं, इसमें आर्म्स एक्ट है ना, आर्म्स एक्ट लागू किया गया। अब आर्म्स एक्ट क्या है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, बस केवल आप ये जाने कि आर्म्स एक्ट जो था ये 1878 में आया था और ये लिटन के कार्यकाल में आया था। लिटन द्वारा जो सबसे बदनाम काम क्या किया गया था, सिविल सेवा में जो उम्र था है ना मैक्सिमम, वो 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, थोड़ा ध्यान दिया जाए, आईसीएस की उम्र, ठीक है ना, ये बहुत ही उसका बदनामजनक काम था है ना, 21 से 19 कर दिया गया। अब यही पर इंपॉर्टेंट है, 21 से 19 किया गया, 21 से 20 किया गया, 21 से 17 किया गया। तो आपको याद रखना है कि ये जो उम्र था वो 21 से घटा करके 19 कर दिया गया। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है लिटन के कार्यकाल से संबंधित। हालांकि घटनाएं तो और भी हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878, आर्म्स एक्ट आया 1878 और आईसीएस में उम्र कम कर दिया गया। ये मतलब कितना से कितना किया गया, तो 21 से घटा करके 19 कर दिया गया। ये लॉर्ड लिटन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, अब हम आते हैं लॉर्ड रिपन, इसको शॉर्ट में रिपन कहिए, सिर्फ इसको शॉर्ट में आप सिर्फ रिपन कहिए। और इनका जो कार्यकाल था 80 से लेकर के 84 तक था। चलिए, अब हम बात को आगे लेके चलते हैं, रिपन से हम देखते हैं। देखिए, ये भारत में इनको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। एक देखिए, रिपन से रिलेटेड दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया, रिपन, एक बात। और दूसरा बात है कि भारतीय स्वशासन है ना, में भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, पिता किसको कहा जाता है, तो वह है रिपन। चलिए, तो स्थानीय, आप ऐसे समझिए, स्थानीय स्वशासन का पिता, स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है, तो रिपन को कहा जाता है। चलिए, हम लोग पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, किसके कार्यकाल में, तो रिपन के कार्यकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह रद्द हो गया। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था, देखिए, श्रमिकों का स्थिति सुधारने के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। ठीक है ना, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। चलिए, ये 1881 में लाया गया। ठीक है ना, और भारत में पहली जो नियमित जनगणना थी, हालांकि भारत में सबसे पहली जो जनगणना थी वो 1872। चलिए, किसके कार्यकाल में, अगर हम 72 की अगर हम घटना को देखें तो 72 का घटना था नॉर्थ ब्रुक के। तो हम कह सकते हैं कि 1872 में पहला बार ये हुआ था, क्या कहते हैं, जनगणना हुआ था। लेकिन नियमित जो जनगणना हुआ था, अब हम आ जाते हैं, भारत में जो पहली जो नियमित जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था। भारत में पहली नियमित जनगणना सेंसस आप इसको कहिए, ठीक है ना, वो साल था 1881 था। ठीक है ना, भारत में जो प्रथम जो नियमित जनगणना था वह 1881 था। और इस जनगणना में जनसंख्या कितना था देश का, तो 254 मिलियन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, लॉर्ड रिपन ने, देखिए अभी हमने बात किया था कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके कार्य में किया गया था, आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया गया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और आर्थिक विकेंद्रीकरण को रेगुलराइज किया गया, नियमित किया गया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए, आर्थिक या वित्तीय, चलिए, विकेंद्रीकरण पहला तो स्टेप लिया गया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, है ना, को नियमित किया गया। ठीक है ना, रिपन के कार्यकाल में किया गया, नियमित किया गया, मतलब अब रेगुलराइज हो गया, ये उस समय ट्राई किया गया था। चलिए, हम लोग आते हैं 6 में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिपन के कार्यकाल में एक विवाद हुआ था जिसको हम कहते इल्बर्ट विवाद। ठीक है ना, एक घटना घटा था इल्बर्ट विवाद। अब ये इल्बर्ट विवाद क्या था, इल्बर्ट विवाद में मतलब मोटा मोटी हम आपको ये बता सकते हैं, इल्बर्ट विवाद किस बात का विवाद था कि जो यूरोपीय लोग, जो अंग्रेज लोग के मामले में अब भारतीय जज भी अपना जजमेंट कर पाएंगे, पहले ये चीज नहीं था। ठीक है ना, और लेकिन इल्बर्ट एक बिल लाया गया, ठीक है ना, जिसमें कि ये कहा गया कि भारतीय जो जज है वो यूरोपीय मामले को देख सकते हैं। हालांकि यूरोपीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया और इसलिए इसका नाम दिया गया इल्बर्ट विवाद। ठीक है ना, जो कि 83-84 में आया था, 1883-84 में ये बिल आया था। ये बिल का मुख्य पॉइंट क्या है कि यूरोपीय लोगों का मामला भारतीय जजों द्वारा देखा जाना, यही इल्बर्ट विवाद है। ठीक है ना,
चलिए भारतीय जजों द्वारा, ठीक है ना, यूरोपीय लोगों का मामला देखना, जबकि यूरोपियन ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अंग्रेज जज ही उनको देखे, ठीक है ना। चलिए यही मतलब मोटा मोटी भाषा में मैंने आपको इल्बर्ट विवाद के बारे में बताया। चलिए ये तो चीज है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के बारे में। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारत का उद्धारक कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है ना, रिपन को, ठीक है ना, भारत का उद्धारक कहा है, भारत का लिबरेटर, ठीक है ना, उद्धारक का मतलब लिबरेटर, उद्धारक कहा। चलिए अब हम आते हैं, हमारा अगला जो है वो वायसराय है लॉर्ड डफरिन। अब हम आते हैं डफरिन की तरफ। चलिए लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था 1884 से लेकर के 88 तक। चलिए इनके कार्यकाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो इनके कार्यकाल में ही, डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन स्थापना हुआ, आईएनसी की स्थापना, शॉर्ट में कहें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और ये घटना घटा था 28 दिसंबर 1985 को। चलिए बर्मा को अंतिम रूप से, तृतीय बर्मा वार हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से भारत में विलय कर लिया गया डफरिन के कार्यकाल में। बर्मा का भारत में विलय, बस शॉर्ट में आप ऐसे समझे, बर्मा का भारत में विलय किया गया। चलिए वो था डफरिन के कार्यकाल में। और डफरिन के कार्यकाल में एक और इंपॉर्टेंट बात हुई कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1887 में। चलिए पॉइंट नंबर 3, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना। चलिए ये घटना घटित हुई थी 1887 में। चलिए अब हम आते हैं ये लॉर्ड डफरिन के बारे में बस इतना ही बात है। लॉर्ड लैंसडाउन, अब हम आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। चलिए लॉर्ड लैंसडाउन का 1888 से लेकर के 1894 तक था इनका कार्यकाल। देखिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, अभी बात हुआ है, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, और जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था वो 1892 में, सॉरी 91 में, ठीक है ना। फर्स्ट फैक्ट्री 10 साल के बाद, है ना, इसको बस याद रखना बहुत आसान है, ठीक है ना। सेकंड फैक्ट्री एक्ट आप देख लीजिए, सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो आया था 1891 में। चलिए डूरंड कमीशन, है ना, सीमा रेखा खींचना था ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जो डूरंड कमीशन जो आया था, डूरंड कमीशन का गठन किया गया था, डूरंड कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है ना। चलिए 1893 में ये डूरंड रेखा खींचा गया, किसके बीच? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींचा गया इसको डूरंड लाइन कहा गया, ठीक है ना। उसी के लिए कमीशन का गठन किया गया था 1893 में, और ये बात हुई थी लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए इसके बाद एक है एज ऑफ कंसेंट आया, इसके बाद एज ऑफ कंसेंट आया, विवाह के ये वर्ष थे, ठीक है ना। एज ऑफ कंसेंट आया 1891 में। तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल की 3 प्रमुख घटनाएं हैं। सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया 1891 में, डूरंड कमीशन का गठन हुआ 1893 में, और एज ऑफ कंसेंट आया 1891 में। चलिए हम लोग लास्ट बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन, द सेकंड। द फर्स्ट तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम आते हैं लॉर्ड एल्गिन। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा लॉर्ड एल्गिन द सेकंड, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे द सेकंड और हिंदी में पढ़ेंगे द्वितीय। इसमें क्या हुआ था? देखिए लॉर्ड एल्गिन द सेकंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही रखा जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है। तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही रखा जाएगा, ये बात आप खुद समझ सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट लॉर्ड एल्गिन का था। चलिए 1896 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, पूरे भारत में अकाल पड़ गया, पूरे भारत में अकाल पड़ गया। ये अकाल का जो पूरे भारत में जो अकाल था, अकाल तो पड़ता ही था लेकिन एक विशेष क्षेत्र में, लेकिन 1896 में ना पूरे भारत में अकाल पड़े, जिसके जांच के लिए, और इसके जांच के लिए लॉयल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके जांच के लिए लॉयल कमीशन का गठन किया गया। लॉयल कमीशन का संबंध किससे है? तो अकाल के जांच से इसका संबंध है।
ठीक है ना, अकाल की जांच से इसका संबंध है। चलिए, और लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में ही, ठीक है ना, लॉर्ड एल्गिन द सेकंड के कार्यकाल में ही चापेकर बंधुओं द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दिया गया, ठीक है ना, चापेकर बंधुओं द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या, ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दिया गया। चलिए बच्चों, तो आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही, लेकिन आगे के समय में ये आपका ये वीडियो सेशन जारी रहेगा, जिसमें कि हम पार्ट बी लेकर आएंगे। ये पार्ट हमारा ए था, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था ना, ये हमारा पार्ट ए था। चलिए, ये आज का हमारा ये जो पार्ट था ना, ये पार्ट ए था। हम लोग पार्ट बी लेकर आएंगे, तो हम लोग लॉर्ड एल्गिन द सेकंड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।